वेलकम एवरीवन। आज बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लेक्चर नंबर 3 है ये, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, जो क्लास 12th नीट और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लेक्चर 2 में हमने क्या सीखा था। चलो देखते हैं। हमने देखा एनर्जी होता है फोटोन का, ठीक है, जो फोटॉन्स के रिलेटेड था लेक्चर नंबर 2। तो उसी में हमने देखा कि एनर्जी होता है h न्यू, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसी चीज को मैं लिख लेता था hc/λ, और इसी चीज को मैं लिखता था 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा, जब लैम्डा नैनोमीटर में होता था, या मैं इस चीज को ऐसे लिखता था 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और जब लैम्डा एंगस्ट्रम में होगा, ये वाला एंगस्ट्रम जो यहां पे 10⁻⁹ वो कैंसिल होता था, दैट इज वाई हम यहां 12400 लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो उसके अलावा हमने क्या देखा, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, P = h/λ। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको हम कैसे समझे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, अंडरस्टैंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक लेक्चर 3 को उड़ा लेते हैं यहां से। इफेक्ट PEE, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेम बात। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को देखते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सेम बल्ब है। ठीक है, इसका पावर 100 वाट का बल्ब इसके पास भी है, दूसरा स्टूडेंट उसके पास भी एक बल्ब है जिसका पावर 100 वाट्स है। ठीक है, चलो ये मान लेता हूं, ये वाला मेरा बल्ब है, आमिर, ठीक है, और ये वीरू सर। ठीक है, तो दोनों, मेरे पास भी सेम मेटल प्लेट, मुझे भी सेम मेटल प्लेट दिया गया, और वीरू सर को भी सेम मेटल प्लेट दिया गया। ठीक है, तो लेट दिस मेटल प्लेट बी कॉपर, और ये भी कॉपर। ठीक है, यहां तक ये मेटल प्लेट भी कॉपर और ये मेटल प्लेट भी कॉपर। ठीक है, तो क्या करना है, वीरू सर भी एक फोटोन नीचे भेज रहे हैं, इस मेटल पे इंसिडेंट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। ठीक है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है हमने। ठीक है, सपोज इस जो फोटोन आया यहां से, इसका फ्रीक्वेंसी ν1 है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ν1 है, और जो मैं हूं, मैं भी एक फोटोन को भेज रहा हूं नीचे। ठीक है, और मेरा फ्रीक्वेंसी ν2 है। जो ही वीरू सर ने फोटोन को नीचे भेजा जिसका फ्रीक्वेंसी ν1 है, तो एक ही लम्हे में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में? लेकिन जब मैं भेज रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है लेकिन इजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं परेशान हो गया, मैंने दूसरा फोटोन भेजा, फ्रीक्वेंसी वही है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। मैंने तीसरा फोटोन भेजा, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहा है। क्या मसला है यहां पे? अगर ये मैं फिर 2, 3, 4, 5 मैं शाम तक भी, सुबह से लेकर शाम तक भी फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट कराते जाऊं, लेकिन मुझसे इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इमिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ इतना कि एक ही फोटोन से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। या तो मुझे लग रहा है कि ये वाला मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को बड़े टाइट से पकड़े हुए है, लेकिन ये तो मेटल सेम है ना, जितना वर्क फंक्शन जो इस मेटल का होगा वही मेटल इसका भी होगा। समझ रहे हो ना, वर्क फंक्शन भी यहां क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स वर्क फंक्शन भी एनर्जी होता है कि कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये इसको पकड़े हुए होता है। ठीक है, जो हमको फिर जरूरत होती है कि हम इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दे और वो
बाहर निकले, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ν1 और यहाँ ν2 दे रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स भेज रहे हैं, हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है ये काबिल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, ये काबिल फ्रीक्वेंसी है, काबिल। ठीक है, और ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है ν2, ये नाकाबिल है, नाकाबिल। ठीक है, समझ रहे हो यहां पे काबिल फ्रीक्वेंसी, नाकाबिल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये लायक फ्रीक्वेंसी, नालायक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ये वाला काबिल वाला फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और ये नालायक वाला नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, हम इसी चीज को देखते हैं। ठीक है, अब तुम याद रख लेना। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कैसे करके वीरू सर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था। क्यों? वो ऐसा फ्रीक्वेंसी डाल रहे थे नीचे जो लायक फ्रीक्वेंसी था, काबिल फ्रीक्वेंसी था, और मैं तो नालायक फ्रीक्वेंसी नीचे इंसिडेंट करा रहा था, तो मुझसे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा था। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी में ही कुछ गड़बड़ है कि नहीं? ठीक है, तो इसी को समझना है हमने। दैट मीन्स अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तुमको ऐसा फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अबो होगा, तब जाके तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब हम इस बात को ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू emit electron, in order to emit electron, the frequency of photon must be greater than a particular value, that means मैं ऐसे बोलूंगा, जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो तुम्हारा कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मैंने न्यू नॉट वैल्यू नाम रखा, ठीक है, उससे वो ज्यादा होना चाहिए। यहां तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, वेल, तो इसके बाद देखते हैं हम कि जो ये न्यू नॉट है, ये है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तुमको इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना है। ठीक है, अगर अदरवाइज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, ये हाँ, इसी चीज को जो हमने अभी फिगर था, वीरू सर वाला फिगर, यहां से वीरू सर और यहां से आमिर। ठीक है, तो यहां का फ्रीक्वेंसी जो था ν1, ठीक है, दैट मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन निकला है, जो ν1 है वो ऑब्वियसली ν0 से ज्यादा होगा, तभी तो यहां से वीरू सर ने इलेक्ट्रॉन को निकाला हुआ है। अगर मेरी बात की जाए, मैंने कौन सा फ्रीक्वेंसी डाला था, ν2, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, दैट मीन्स मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो ν0 से कम होगा। दैट इज वाई कि मैं फेल हो गया इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में। ठीक है, ओके, जो ये ν0 है ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है और इसी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी ν0 को बोलते हैं हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, रब कर लेता हूं मैं इसको। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि F0 जो है वो एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, या ν0, या आधी क्लास आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ν0 की जगह F0 लिखते हैं या न्यू की जगह F लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, ν0 भी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब मैं और एक बात करता हूं। ठीक है, जैसे हमारा एनर्जी का रिलेशन है, ऐसे करके E = hν। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं E = hν0, बिकॉज यहां पे थ्रेशहोल्ड की बात हो रही है तो इसलिए मैंने ν0 का यूज किया। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं E = hc/λ, मगर अगर यहां पे ν0 है तो यहां पे मैं इसको λ0 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब बता भाई साहब, अगर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी था, ये लैम्डा क्या है, ये कौन सा वेवलेंथ होगा, इसको हम कहेंगे
थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, दोनों चीजों पे बात होगी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो लेकिन आइडिया तो आपको आ चुका होगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम वैल्यू होगा अगर उससे फ्रीक्वेंसी कम होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा तो तुम इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाओगे। ठीक है, अब मसला और एक है, क्या अगर तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, ठीक है ना, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अच्छा खासा है, थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब उसको तुम जितना वो चाह रहा है कि एनर्जी दो मुझे ताकि मेरा वर्क फंक्शन कंपनसेट हो जाए, उसको तुमने वर्क फंक्शन का कंपनसेशन देना है, तुम उससे इलेक्ट्रॉन को छीन सकते हो वहां से। ठीक है, तो मैं ऐसे ही दिखूंगा, अगर इफ E greater than 5, what is this 5? What is this 5? This is work function। अगर तुम्हारा एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दैट मीन्स वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो मुझे कोई सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कि नहीं। अभी तुम्हारा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, वर्क फंक्शन ही तो मतलब वर्क फंक्शन पे ही तो डिपेंड करेगा ना, कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा वर्क फंक्शन है ये सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और तुमने एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब एनर्जी है रेडियो फोटोन का वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहां पे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा कि नहीं। ठीक है, बहुत 80% स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हाँ सर निकलेगा। ठीक है, मे बी 90% भी बोल सकते हैं कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही। ठीक है, लेकिन मैं श्योरिटी ही नहीं दूंगा तुमको इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। पहले इस बात को लिख लेते हैं। ठीक है, ये इफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ठीक है, ये तो वी कैन नॉट be pretty sure that electron will be emitted or not। इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कुछ सिचुएशंस पे, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी तो तुमको पता था वर्क फंक्शन के बारे में। मेटल बोलता है मेरा वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मुझे तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो और इलेक्ट्रॉन को मुझसे ले जाओ। ठीक है, ये अब देखते हैं इसी चीज को, ये लिख लिया होगा आपने। अगर एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, लेकिन तब भी हम श्योरिटी नहीं देंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा मेटल सरफेस से या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज को, अभी मतलब हम हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल एनर्जी। ठीक है, यहां पे एनर्जी, और यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्क फंक्शन मेटल का, और यहां पे लिख लेता हूं मैं एनर्जी जो कोलिजन से वेस्ट होगी। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। टेबल बना लेता हूं। ठीक है, सीरियल देते हैं पहला। ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं एनर्जी 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल्स में होता है या इनर शेल्स में होता है तो वहां बाहर निकलने के वक्त जब उसमें रेडिएशन इंसिडेंट करोगे तब वहां कोलिजन होगा, तो आधी एनर्जी तो कोलिजन से वेस्ट होगी। लेट हमारा एनर्जी कोई वेस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बोला कि कोलिजन में एनर्जी वेस्ट 0 है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बची। देखो 5 तो वर्क फंक्शन ने खा लिए, कितने बचे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो वो इस काइनेटिक एनर्जी से भागेगा मेटल की सरफेस से, मतलब ये वाला एनर्जी उस पे इंसिडेंट हो रहा है, वर्क फंक्शन ने इतना कंपनसेट किया, दैट मीन्स फिर बचा कितना 10 आउट ऑफ 5, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है यहां तक, ओके 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं दूसरा केस, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, सेम एनर्जी सेम है,
वर्क फंक्शन भी मेटल भी सेम है, लेकिन अभी कलीजन के टाइम पे सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। बताओ कितने बचे? पहले 10 में से 5 खा लिए वर्क फंक्शन ने, फिर 3 कलीजन से वेस्ट हो गए। कितने बचे? 5 और 8, 5 और 3 8, बचे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक। अब और बात करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन ने खा लिए। कलीजन में कितना वेस्ट हो गया? लेड कलीजन में हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गया। बताओ कितना बचा? ठीक है, कितना बचा? 5 और 5 10, 10 में से 10 गए तो बचे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? हाँ भाई होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रेंगता बाहर आएगा, रेंगते बाहर आएगा, लेकिन उड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी तो है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मेटल की सरफेस से बाहर आएगा, उड़ के जाएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी अटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन इमिट होगा। अब बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 5 है, लेकिन अभी का कोलिजन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जरा बताओ अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नहीं होगा। देखो 5 और 6 11, मेटल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, वर्क फंक्शन उसको बोल रहा है अगर तुम भाई साहब मुझसे इलेक्ट्रॉन को इमिट करना चाहते हो तो मुझे तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है। लेकिन उसी टाइम पे कोलिजन भाई साहब बोल रहा है अगर तुमने वाकई में इलेक्ट्रॉन को देना है, नो मैटर वर्क फंक्शन को जितना लेना है वो ले ले, लेकिन जो कोलिजन में वेस्ट होगा वो 6 वोल्ट भी तुमने यहां रखना पड़ेगा। तो कितना था पहले? 10, लेकिन ये कितना मांग रहा था? 11, तो कंपनसेशन नहीं होगा। दैट मीन्स देयर वुड बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम ही नहीं है यहां पे। लेकिन यहां पे तुमने देखा था एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, लेकिन ये तुमने ध्यान में रखना है अगर वहां पे कोलिजन हुआ होगा तो तब तुमने देखना है कोलिजन में कितना एनर्जी वेस्ट हुआ है, उसी अकॉर्डिंग तुमने आंसर करना है। ठीक है, यहां तक। तो अभी तक तुमने देखा कि कैसे हम आंसर कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कि नहीं है। ठीक है ये। हाँ, अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या चीज होता है ये। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या हमने देखा, ये वैसा फिनोमेना होता है जिसमें एक काबिल फ्रीक्वेंसी आती है, वो एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है, बात खत्म। वही तो होता है ना। लेकिन जो ये फोटोन होता है उसका क्या होता है वो भी देखेंगे। उसमें क्या होता है, वो अपनी जान कुर्बान कर लेता है, अपने आप को कुर्बान कर लेता है, अपने आप का एग्जिस्टेंस खत्म कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को छुड़ा लेता है। प्यार तो देखो, इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए फोटोन अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में डेफिनेशन जरूरी है। व्हेन ए फोटोन ऑफ suitable frequency, suitable frequency क्या मतलब? अरे भाई साहब, लायक फ्रीक्वेंसी, लायक फ्रीक्वेंसी, suitable frequency, या वो suitable और हाई होनी चाहिए, वो लायक फ्रीक्वेंसी तो इसी में आता है। एंड लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ। ठीक है, low wavelength, when a photon of suitable frequency and low wavelength is illuminates a metal surface, an electron is emitted. An electron is emitted. This phenomenon is called
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई साहब तुमने क्या होना चाहिए? पहली बात, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लायक होना चाहिए। लायक होने का मतलब वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर ये ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होना चाहिए। दैट इज वाई मैंने इसमें ये लो वेवलेंथ का पॉइंट यूज किया। ये डिफिनीशन लिख लो एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना? ये तो पूरा डिफिनीशन एग्जामिनर भी मांगता है, ठीक है यहां तक? ओके, अब बात करते हैं इसमें और पॉइंट्स के रिलेटेड। जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी तुमने सुना होगा ये, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहां पे इमिट हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये भी लिख लेते हैं। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है तुम्हें एग्जामिनेशन में कुछ भी करके ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और आगे जाते हैं। जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। समझ में नहीं आया होगा क्या सरफेस फिनोमिना होता है? देखो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है, इंसिडेंट एनर्जी होती है, रेडिएशन होती है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालती है। जो आउटर शेल्स में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो हम बात कर चुके हैं इससे पहले, उनको निकालता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? एक एटम के आउटर शेल्स में या सरफेस के बिल्कुल नजदीक, ठीक है ना? ये दैट इज व्हाई जो ये रेडिएशन इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, ये जो सरफेस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ही इमिट कर पाती है। अंदर तक जो डेप्थ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे इसका मुकाबला नहीं हो पाता, बिकॉज डेप्थ से जब ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है कोलिजन से बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो उतना कंपनसेशन नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई जो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक सरफेस फिनोमिना है। हम इस बात को लिख लेते हैं। इट इज ए सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना as the electrons are emitted from surface or from outer shells, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है आउटर शेल से, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, ठीक है? दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए सरफेस फिनोमिना। लेकिन खूबसूरती तो देखो इस फोटोन का, तुम नेचर तो देखो। जो ये फोटोन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए अपने आप का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। प्यार कितना है इसका, ठीक है ना ये? हाँ, तो हम लिख लेते हैं, चलो इसी में ऐड कर लेते हैं, फ्रॉम आउटर शेल्स इन सच अ वे दैट existence of photon is completely lost, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारा काम कर लेता है कि फोटोन का एग्जिस्टेंस जो होता है वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है? ये अपने आप को कुर्बान करके इलेक्ट्रॉन को इस जेल से छुड़ा ले जाता है, ठीक है ना ये? ओके, अब हम और पॉइंट्स पे बात करते हैं। जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमें एक सर्किट में इसको मजबूर कर देंगे कि तुम भाई साहब जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे मेटल सरफेस से, अगर हम इनको मजबूर करेंगे कि तुम भाई साहब एक सर्किट में मूव करो, तो वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये सर्किट में मूव करेंगे, तो तब क्या करेंगे? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्किट तो दे कंस्टिट्यूट करंट, तो ये करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो ये कौन सी करंट कंस्टिट्यूट करेंगे? अरे भाई साहब बोलो, ये करेंगे कंस्टिट्यूट फोटो करंट। और कितना फोटो करंट होगा? वो चिन्ना सा फोटो करंट होगा जो मेजर किया जाता है मिली एम्पियर्स में। तो मिली एम्पियर्स में करंट किससे मेजर किया जाता है? एमीमीटर। लेकिन यहां चिन्ना सा करंट है, उस छोटे से करंट को मेजर करने के लिए तुमने मिली
एमीमीटर या माइक्रो एमीमीटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। इफ photons or forced या photons are allowed to move in a circuit, they constitute current, they constitute current, उस करंट का नाम called photo electric current, photo electric करंट। डर भाग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, ये पूरा डर भाग जाएगा चैप्टर का। ठीक है, बहुत मस्त चैप्टर है ये। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से फोटॉन्स को हमने अलाउ कर लिया कि तुम भाई साहब सर्किट में मूव कर लो, तो मूव करने से एक करंट डेवलप कंस्टिट्यूट करेगा, तो उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, और जो उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, द magnitude of which is very small, of which is very small। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है ये, ओके। तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है ये, हाँ। तो और एक बात करते हैं इसकी, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको किसने देखा था, इसको किसने देखा था? तो जो साइंटिस्ट था उसको देखा था इसने, हर्ट्ज ने। बात करते हैं। जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज साहब ने। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेट हेल्वा एंड लीनार्ड ने कर लिया था। लास्टली इसको कंप्लीटली किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने। तो जिसपे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1905 में। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं। दिस डॉट पॉइंट करके एक्सपेरिमेंट इज डिस्कवर्ड या वॉज डिस्कवर्ड बाय, इंग्लिश पूरा घटिया है मेरा। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, और इसको ठीक है डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज ने। ठीक है यहां तक, ओके। फिर इन्वेस्टिगेट किसने किया? इन्वेस्टिगेटेड बाय हेल्वा एंड लीनार्ड। हेल्वा एंड लीनार्ड ने इसको इन्वेस्टिगेट किया एंड फाइनली कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन एंड कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि इसमें क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें यहां पे एनोड होता है प्लस पोलैरिटी का, ये सपोज ये एनोड है, और ये माइनस पोलैरिटी का कैथोड होता है, कैथोड। ठीक है, यही एक प्लेट जो होता है, ये इसमें ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये याद रख लेना, फोटो सेंसिटिव प्लेट। दैट मीन्स जो ही इस पे फोटॉन्स गिरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ बाहर छोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे एक सोर्स रख लेते हैं, यहां ऑलरेडी दिख रहा है तुम लोग को एक सोर्स। ठीक है, तो पहले पूरा इसको देख लेते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है, चलो इसका नाम भी लिख सकते हो आप, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट करेंगे तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इस सर्किट में मूव करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने एक माइक्रो एमीमीटर अटैच करके रखा हुआ है। दैट मीन्स जो ये माइक्रो एमीमीटर है, ये एक स्मॉल करंट को ही मेजर करेगा। वोल्ट मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे
ये चीज है नया सा, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर है, ये स्विच है, एक बैटरी लगी हुई है, वोल्ट मीटर है, ये कुछ नया सा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर स्विचिंग। ये क्या चीज होता है? जब तुमको पोलैरिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस पोलैरिटी पे है, अगर तुमने इसको माइनस पोलैरिटी देना है, ठीक है। अभी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो सेट करके रखा हुआ है, तो सपोज इसका प्लस है, इसका माइनस है, तुमने अब उसको उल्टा करना है, ठीक है। इसको माइनस पोलैरिटी देनी है, तब क्या होगा? अगर तुमने इसको माइनस पोलैरिटी देनी है, तब तुमने इसी कम्यूटेटर स्विचिंग की हेल्प से इस सर्किट में चेंज करना है। हुआ है ना इजी? ओके, अब इसी चीज पे बात करते हैं। जो ही ये फोटोन आया, इस पे गिरा, फोटो सेंसिटिव है ये, तो फोटो सेंसिटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है यहां तक। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मोशन हो गया किसी एक ओरिएंटेड डायरेक्शन में, तो करंट, फोटो करंट, जो फोटो करंट होगा इस पूरे सर्किट में कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो उस फोटो करंट को ये चीज मेजर करेगा, ठीक है यहां तक। तो इसी चीज को हम देख लेते हैं। हाँ, तो आप ये नोट कर चुके होंगे। तो मैं अब ये रब कर लेता है। लिखना कैसे? ये एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है। तो सोर्स से आ रही है फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और बन रही है क्या? फोटो करंट, और यही है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसी चीज को लिख लेते हैं हम। तो आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा, द रेडिएशन फ्रॉम सोर्स इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, दैट मीन्स फोटो सेंसिटिव प्लेट। द electrons are emitted which are collected by एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से एक फोटो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। दस ए फोटो करंट इज जनरेटेड, ठीक है। तो एक फोटो करंट जनरेट हो रही है, जिसको मेजर करने के लिए हमने वहां पे एक माइक्रो एमीमीटर सेट करके रखा था। तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, हम उसको कैसे फिर करंट, फोटो करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ये। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसी के रिलेटेड, जो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं उसको आसान बना देता है, ठीक है। ये हम रब कर लेते हैं। ये एक तुम नोट पॉइंट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट पॉइंट, ठीक है। मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स कलर, ठीक है ये। और कैसे करके तुम्हारा वेव गायर, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। जो ये आर है इसका लो फ्रीक्वेंसी होता है ना, लो फ्रीक्वेंसी, और इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है तो तुम कलर को पता कर सकते हो कि वो वायलेट कलर का होगा। अगर उसी तरीके से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी से तुमको डिसाइड होगा कि कौन सा कलर है, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स
कलर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, मतलब बॉक्स बना लेता हूँ, भाग ना जाए कहीं पे। ठीक है, अब और एक बात, इंटेंसिटी डिसाइड्स चमक। ठीक है, इंटेंसिटी डिसाइड्स ब्राइटनेस। ठीक है, दैट मीन्स चमक, याद रखा आप लोगों ने। ठीक है, इंटेंसिटी से तुमको चमक के बारे में पता चलता है। अगर कोई मेटल ज्यादा सिंटिलेट कर रहा है दैट मीन्स उस पर ज्यादा इंटेंसिटी गिर रहा है। दैट इज वाई मैं इंटेंसिटी को बोल रहा हूं कि ये डिसाइड करेगा कि चमक कितना है। ठीक है, ये तो, लेकिन उससे पहले इंटेंसिटी सब लोग जान चुके होंगे ना क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो लिख लें वो। ठीक है, इंटेंसिटी is the number of photons falling per unit time per unit area कितने एरिया पे और कितने टाइम में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो यह आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं इस चैप्टर के। तो अब हम लेक्चर को एंड करते हैं, तब तक आप खूब पढ़िए। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हम इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे तुम लोगों ने इंडेक्स में देखा होगा, उसी चीज़ को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो भी बुक्स मिल रही है उनमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा आप, उनसे क्वेश्चन बनाते जाइए। तो तब तक आप अपने सिलेबस को और नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए।